हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी व्याकरण में हम पढ़ रहे थे वर्ण विचार। और इससे पहले लेक्चर में आपने स्वर पढ़ लिए और व्यंजनों को हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको व्यंजनों के बारे में बताया था, व्यंजनों की परिभाषा आपको बताई थी। साथ में व्यंजनों के आपने भेद किए थे दो आधारों पर, स्पर्श के आधार पर, साथ में श्वास मात्रा के आधार पर हमने व्यंजनों के भेद किए थे। तो स्पर्श के आधार पर भी व्यंजनों के 3 भेद हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। हमने यहाँ बात की थी कल की क्लास में स्पर्श व्यंजन की, कि जिन व्यंजनों का उच्चारण आपके मुख उच्चारण करते समय आपकी जीभ जो है आपके मुख के अंदर विभिन्न भागों को क्या करती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। वो विभिन्न भाग कौन कौन से हो सकते हैं, आपके कंठ, तालु, मूर्धा और दंत और ओष्ठ, इनको वो स्पर्श करती है, उन्हें आप स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इन्हें 5 वर्गों में ही बांटा गया है। जैसे कि जब आपके कंठ को आपकी जीभ स्पर्श करेगी तब, यानी कंठ से जो स्वर निकलेगा उसको क्या कहते हैं, तालु से, मूर्धा से, दांत से और आपके होठों से। साथ में यहाँ पर आप हिंदी वर्णमाला में आपने पता है कि आपने यहाँ 5 वर्गों की बात की थी, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर जो क वर्ग है उसका उच्चारण स्थान क्या है, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, यानी क वर्ग का जब आप उच्चारण करेंगे उसका उच्चारण किससे होगा, आपके कंठ से होगा। इसलिए इस वर्ग को हम कंठ कहते हैं। इसके बाद आता है आपका च वर्ग। तो च वर्ग का उच्चारण करते समय आपके जो उच्चारण स्थान है वो तालु है, यानी कि जब आप च वर्ग का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपकी तालु को स्पर्श करेगी, इन्हें कहते हैं तालव्य। इसके बाद आपका ट वर्ग आता है। ट वर्ग आपकी मूर्धा का उच्चारण, इसका स्थान है मूर्धा, आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है। तो आप उच्चारण कीजिए, उच्चारण करने के बाद आप महसूस कीजिए कि आपके मूर्धा स्थान को देखिए, जो आपके मुंह का छत है ऊपर की तरफ, पीछे की तरफ, वो आपका तालु है, क्योंकि आप करते हैं ट ठ ड, जो छत की तरह दिखता है, आपको महसूस हो रहा होगा, वो आपकी तालु, वो आपका मूर्धा है, सॉरी। त वर्ग आपका दांत, आपके दांतों से इसका स्पर्श किया जाता है, ठीक है। और प वर्ग का आपके होठों से, इसलिए इसे मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ कहा जाता है। ये हम कल की क्लास में पढ़ चुके हैं। साथ में 2 पॉइंट आपने पढ़े हैं कि प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण को हम पंचम वर्ण कहते हैं और प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के प्रथम वर्ण के आधार पर रखा गया है। अब दूसरा यहाँ पर प्रकार आता है, भेद आता है अंतःस्थ व्यंजन। अब आइए, जो आपके स्पर्श व्यंजन थे इसमें तो आपके 5 वर्ग जो हैं वो आ जाते हैं। अब देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन से आपके वर्ण आते हैं। तो दूसरी हेडिंग आप डालिएगा अंतःस्थ व्यंजन। देखिए, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह से क्या करती है, स्पष्ट नहीं करती है, ठीक है। आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, ठीक है, उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, उन्हें आप अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अंतःस्थ व्यंजन भी 4 हैं, कौन कौन से हैं, इनको आप याद कर लेंगे, य, र, ल और व, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखिए, जिन व्यंजनों का या जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के किसी भाग को, वायु क्या करती है, मुख के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती है, अंतःस्थ है ना, उसे हम क्या कहते हैं, उन्हें आप अंतःस्थ व्यंजन कहेंगे। और हिंदी में ये आपके 4 हैं, कौन कौन से हैं, य, र, ल और आपका व। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालिएगा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, चलिए, ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म, गर्मी पैदा करना। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुख के विभिन्न भागों से क्या करती है, रगड़ खाती है, ठीक है, और रगड़ खाकर वो ऊष्मा पैदा करती है। आपका मुख, जब देखिए आप कहीं भी रगड़ लगाएंगे, दो आपकी स्किन कहीं पर क्या होगी, टकराएगी तो ऊष्मा पैदा करेगी, ठीक है। आप अपने दोनों हाथों को ही ऐसा करके देखिए तो ऊष्मा पैदा होती है। ऐसे ही आपके मुख के अंदर भी जब आपके
विभिन्न भाग जो है आपकी जीभ क्या होती है, विभिन्न भागों से रगड़ खाती है तो ऊष्मा पैदा होती है, इसीलिए इनको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये हैं आपके चार, तीनों ही स, ये तालव्य स, ये आपका मूर्धन्य स और ये आपका दंत्य स। इनको जो है तालव्य स क्यों कहा जाता है? ये है आपका तालव्य स, ये आपका मूर्धन्य श और ये आपका स। तो देखिए इन तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या इनमें अंतर है। इसका उच्चारण स्थान आपके तालु पर है, यानी इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ तालु को स्पर्श करेगी, इसलिए इसको तालव्य स कहा गया है। इसमें इसका उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपकी मूर्धा को स्पर्श, यानी आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है उसको स्पर्श करेगी, इसलिए इसका नाम है मूर्धन्य स। और जब आप इस स का उच्चारण करेंगे, इस स का उच्चारण करते समय आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी। तो कई बच्चे इसका उच्चारण जो है सही ढंग से नहीं करते हैं। तो पहले आपको ये पता हो जाए आपके मुख के अंदर तालु क्या है, मूर्धा क्या है और दांत तो आप जानते ही हैं। तो जब भी आप इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके तालु को स्पर्श करनी चाहिए, क्योंकि इसका नाम है तालव्य, अर्थात तालु को स्पर्श करते हुए इसका उच्चारण होगा। जब आप इस श का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके मुख के अंदर जो मूर्धा स्थान है, अब आपको नहीं पता मूर्धा, लेकिन आप जानते हैं जो ट वर्ग है वो मूर्धन्य वाला है, वर्ग में आता है, अर्थात पहले आप ट ठ ड इसका उच्चारण कीजिए और जिस स्थान पर ट का उच्चारण हो रहा है उसी से आप इस श का उच्चारण करेंगे, तो आपका जो उच्चारण है वो बड़ा शुद्ध हो आएगा, क्योंकि आपने सही स्थान पर इसका क्या किया है, अपनी जीभ को टच किया है। और जब आप इस स का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके दांतों को स्पर्श करेगी, इसलिए तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत्य स। तो ये तीन स हैं आपके। तो ये आपके आ जाते हैं किसमें, ऊष्म व्यंजन में, साथ में यहाँ पर आपका ह भी आ जाता है। तो ये था आपका इसके स्पर्श के आधार पर आपके व्यंजनों के प्रकार या भेद। अब दूसरा ख यहाँ पर श्वास मात्रा के आधार पर, अर्थात आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, आप किसी व्यंजन का उच्चारण कर रहे हैं, उस व्यंजन के उच्चारण करने में आप कितनी श्वास की मात्रा बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे कहते हैं श्वास मात्रा के आधार पर। तो इसमें देखिए अल्प प्राण और महाप्राण, इसके दो भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। तो लिख लेंगे इसे, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। चलिए, तो श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद हैं, अल्प प्राण व्यंजन और महाप्राण व्यंजन। चलिए डाउन करें और पहली हेडिंग आप डालिए अल्प प्राण व्यंजन। तो एक एक करके हम इसे जानेंगे, अल्प प्राण व्यंजन क्या है और साथ में महाप्राण व्यंजन क्या है। प्रश्न पूछे जाते हैं कि जो आपका ट है वो किस में आता है, अल्प प्राण में आता है या महाप्राण में आता है ना, या ड आपका किस में आता है, या आपका च किस में आता है, या जो भी आपके पास घ किस में आता है। तो इस प्रकार से आपको वर्णों के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अब आप देखिए अल्प प्राण व्यंजन क्या होता है, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं, जिनके उच्चारण में वायु की मात्रा कम होती है वे अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ण का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, कौन कौन सा, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण व्यंजन होता है। हिंदी वर्णमाला में आपका पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, ये जो आपके है ना, जो 5 वर्ग हैं इनमें, ठीक है। तो प्रत्येक जो वर्ग है, पूरे हम बात नहीं करेंगे, इन 5 वर्गों में ही बात, क्योंकि 5 वर्गों में ही 5-5 आपके वर्ण हैं, ठीक है। तो इनका जो है 5 वर्ग बनाया गया है, इनका जो पहला है, तीसरा है और पांचवा वर्ण है, ये जो है आपके अल्प प्राण व्यंजन में आते हैं। जैसे क वर्ग का पहला वर्ण क्या है, तो आप जब क वर्ग लिखते हैं क्या लिखेंगे आप लिखेंगे क वर्ग, क, ख, ग, घ और अंग। तो अब पहला ये है, तीसरा ये है, पांचवा ये है।
तो ऐसे ही आप लिखेंगे, ठीक है। पहला क, दूसरा आपका तीसरा आपका ग और पांचवा आपका, ठीक है। च वर्ग का पहला वर्ण च, तीसरा आपका ज और पांचवा आपका य। तो इस प्रकार से यहाँ पर पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण लिखा गया है। इस प्रकार से लिखें या फिर आप यहाँ से इस प्रकार से लिखें तो आप लिख सकते हैं इसे। साथ में इसके अतिरिक्त यहाँ पर, ठीक है, 5 वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें तो है ही, साथ में इसके अतिरिक्त यहाँ पर ड़, ठीक है, ये अतिरिक्त वर्ण में आता है ड़, य, र, ल, व, ठीक है। एक तो ये अतिरिक्त वर्ण का एक वर्ण ड़ और साथ में य, र, ल, व, ये भी अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। ये जो है ये आपके किसके हैं, ये आपके अंतःस्थ व्यंजन के वर्ण भी है, य, र, ल और व। तो अंतःस्थ व्यंजन के कुछ वर्ण या सारे वर्ण आप कहेंगे अल्प प्राण में आ जाएंगे। साथ में यहाँ एक अतिरिक्त वर्ण में आपने 2 वर्ण पढ़े हैं, ड़ और ढ, ठीक है। तो ड़ यहाँ पर आ जाएगा। चलिए इसको आप नोट डाउन करें। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा महाप्राण व्यंजन। नेक्स्ट है महाप्राण व्यंजन, ठीक है। तो अब देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में वायु क्या होती है, अधिक मात्रा में होती है, जिनका उच्चारण करने में वायु की मात्रा जो है अधिक होती है, वे आपके महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। अब हिंदी वर्णमाला के प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो वर्ण है, जो 5 वर्ग है, उनके दूसरे और चौथे वर्ण आपके महाप्राण व्यंजन में आते हैं। कौन कौन से? दूसरा और चौथा, ठीक है। अब क वर्ग का दूसरा है ख, च वर्ग का चौथा है घ, च वर्ग का दूसरा छ और चौथा झ, ट वर्ग का ठ और ढ और त वर्ग का थ और ध, ऐसे ही प वर्ग का फ और भ, इसको भी आप लिख सकते हैं। और साथ में इसके अतिरिक्त यहाँ पर ढ, श, स, श, स, ह वर्ण भी महाप्राण व्यंजन में आते हैं। चलिए इसको भी आप नोट डाउन करें। तो महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की मात्रा अधिक होती है, वे महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। चलिए तो चलिए इस प्रकार से आप व्यंजनों के बारे में पढ़े। आपने क्या क्या होते हैं व्यंजन, जिनका उच्चारण आप स्वरों की मदद से करते हैं, वे आपके व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजनों के हमने भेद किए हैं 2 आधारों पर। सबसे पहले हमने स्पर्श के आधार पर इसका भेद किया है, ठीक है। तो स्पर्श के आधार पर भी व्यंजनों के 3 भेद हैं। सबसे पहला स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, फिर आपका आएगा ऊष्म व्यंजन, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा जो भेद है वो आपका श्वास मात्रा के आधार पर हुआ है, ठीक है, जिसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन आता है, ठीक है बच्चों। सभी को समझ में आया? GIC गजरौला। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आपका नाम क्या है? अपना नाम बताइए। माय नेम इज मयंक। फिर से बोलेंगे? मयंक। मयंक, ठीक है। अच्छा मयंक, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? क्लास 7। आप क्लास 7 के हैं, ठीक है। फिर तो आपको बहुत अच्छे से आया होगा, क्योंकि हमने क्लास 6 में भी आपको ये पढ़ाया था, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए स्वर और व्यंजन में जो आपने यहाँ पढ़ा है या इससे पहले आपने पढ़ा है, आपको समझ में आया मयंक? आप इससे पहली क्लास में थे? मयंक आपसे बात हो रही है, आप पीछे मत देखिए। जी मैम 13। 13 स्वर, ठीक है। अच्छा आपने कहाँ पढ़ा 13 13 स्वर। स्वर? ठीक है, कहाँ पढ़ा आपने? जी मैम सुनाई नहीं आ रही। सुनाई नहीं दे रही?
जी मैम आपकी आवाज। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही है। यस मैम। स्वरों की जरा परिभाषा बताइए आप मुझे। कितने होते हैं ये नहीं पूछा है मैंने आपसे ये कहा आपको आता 13। है, ठीक है, जी नहीं मैम आता। 13। परिभाषा बताइए आप। हाँ बताइए। आपका नाम? हाँ हो गया, आपकी आवाज आ रही है प्रॉपर। अनिकेत। चलिए अनिकेत बताइए, आपको जानते हैं स्वर और व्यंजन के बारे में, क्लास 7 के बच्चे हो ना? मैम क्या चीज? स्वर और व्यंजन के बारे में कुछ जानकारी है आपको? मैम स्वर तो 13 होते हैं। बेटा मैंने कितने होते हैं ये नहीं पूछा है, ठीक है? मैं ये बता रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या होते हैं स्वर, क्या उनकी पहचान क्या है? आ, आता है आपको? का खा स्वर है, ये स्वर है। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा? किसी को पता है आपकी क्लास में आज हमने क्या पढ़ा? मैम हिंदी। हिंदी पढ़ा है। हिंदी में क्या पढ़ा है? मैम हम वर्ण विचार पढ़, स्वर के बारे में। स्वर के बारे में तो आज हमने नहीं पढ़ा। कोई और बच्चा जिसको ये पता हो हम पढ़ क्या रहे हैं, तक आप डिस्कस कर लीजिए गजरौला से। किसी को पता है हम आज क्या पढ़ रहे हैं? जीआईसी पांखू, आपको आवाज आ रही है बेटा? हाथ खड़े कीजिए, आवाज आ रही है तो। चलिए माइक ले लेगा कोई बच्चा? आपको पता है हम क्या पढ़ रहे हैं? बताइए। जीआईसी गजरौला को ये नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। किसी भी बच्चे को नहीं पता कि हम क्या पढ़ रहे हैं? हैंड रेज कीजिए जिसको पता है हम पढ़ क्या रहे हैं। हाँ जी बेटा, जीआईसी पांखू। आप बताइए अपना नाम। भूमिका कार्की। भूमिका। चलिए भूमिका, आप कौन सी क्लास के बच्चे हो? 8th। 8th के। बेटा यहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है? स्वर्ग व्यंजन। स्वर्ग नहीं स्वर्ग बेटा, और स्वर व्यंजन। होता है स्वर। स्वर और व्यंजन। आज हम स्वर पढ़ रहे थे या व्यंजन पढ़ रहे थे? व्यंजन। व्यंजन पढ़ रहे थे, ठीक है। चलो आपको इतना तो पता है क्योंकि आप क्लास 8th में है ना? क्लास 7th को ये नहीं पता कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से आप कैसे पढ़ पाओगे, ठीक है? आप क्लास में बैठे हो, आपको ये नहीं पता क्या पढ़ाया जा रहा है। देखिए आप नहीं पढ़ोगे ये आपका नुकसान है, ठीक है? और आप पढ़ोगे तो आपका फायदा है। आपकी क्लास में आपको इतने ऐसे बच्चे मिलेंगे जो आपको डिस्टर्ब करेंगे, छोड़ क्या पढ़ रहा है ऑनलाइन, ठीक है? लेकिन यदि आप पढ़ेंगे तो आगे आपका नॉलेज बढ़ेगा। और ये छोटी सी बात है, क्लास 8th क्लास 7th हम क्लास 6 को पढ़ा रहे हैं। और ये व्याकरण सबके लिए, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लास 6 ही से पढ़ सकता है। क्लास 8th में भी आपको यही चीजें चलेंगी कि व्याकरण में हम एक ही चीज पढ़ते हैं। व्याकरण का काम क्या है? किसी भाषा को हम शुद्ध बोलना, लिखना और उसे पढ़ना जाने, तो वही चीजें आपने 6 में पढ़नी है, 7 में पढ़नी है, 8 में पढ़नी है। लेकिन क्लास 7th और क्लास 8th के बच्चों को अगर नहीं आ रहा है, जबकि प्रीवियस ईयर में मैंने स्वयं आपको पढ़ाया था, ठीक है ना? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आप इसी को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।